तो आप सभी को डिपार्टमेंट की तरफ से, सीएमडी कॉलेज की तरफ से और हमारे जो डिपार्टमेंट के एचओडी सर हैं उनकी तरफ से भी इस कोर्स में सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को अभी जो हम कोर्स पढ़ने वाले हैं जिसका नाम हम लोग क्या रखे हैं, एड ऑन कोर्स ऑन मैथमेटिकल फिजिक्स, सॉरी मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर फिजिक्स, है ना। तो चूंकि आप लोग इस कोर्स में एनरोल्ड हुए थे तो इसी के लिए सिर्फ आप लोगों को ही ईमेल के द्वारा ही इस क्लास का इनविटेशन भेजा गया था और आप लोग जुड़े भी हैं। तो मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम MSc first semester and some of from MSc third semester. So I think आप लोग कुछ इंटरेस्ट के साथ ही इस एड ऑन कोर्स में जुड़े होंगे, है ना। क्यों? ममता, सोनी, बबीता, श्रुति, नंदिता कुछ इंटरेस्ट के साथ ही जुड़े हैं कि सिर्फ ऐसे ही कि डिपार्टमेंट कुछ कोर्स करा रहा है इसीलिए जुड़े हैं? सर इंटरेस्ट के साथ सर। इंटरेस्ट के साथ, है ना। तो चूंकि आप लोग इंटरेस्ट के साथ जुड़े हैं तो ये बताइए, अभी आप लोग स्क्रीन में दिख रहा है आप लोगों को, ये एक पीडीएफ शो कर रहा हूँ मैं, दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो दिस इज द पीडीएफ जो कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भेजा गया था, है ना। तो चूंकि आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं कि इस कोर्स को कंडक्ट हमारे डिपार्टमेंट ही करा रहे हैं और उसमें एक कोऑर्डिनेटर के रूप से मैं चिरंजीव दास भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। तो आज पहला क्लास में बेसिकली इंट्रोडक्शन और कुछ पोर्शन जो मैं पढ़ाऊंगा उसको थोड़ा शुरुआत करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं जो चीज़ मेन जो फोकस्ड हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पे मैं आता हूँ, बाकी चीज़ आपको हमारे सीनियर टीचर्स बता देंगे, डॉक्टर के जैन सर, विनीत नायर सर, चक्रवर्ती सर, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग इस पोस्टर में देखे होंगे इस पूरे कोर्स को हम 5 यूनिट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, सेकंड वन इज वेक्टर कैलकुलस, थर्ड वन इज बेसिक फंक्शंस इन फिजिक्स, फोर्थ वन इज ग्राफिंग टेक्निक्स एंड एरर्स, एंड द फिफ्थ इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो ये जो 5 यूनिट है, ये पांचों यूनिट को आप लोग ऑलमोस्ट सभी लोग नाम भी सुने हैं और कुछ कुछ पोर्शंस को पढ़े भी होंगे पहले। क्यों पढ़े हैं कि नहीं पहले? कोमल साहू, आशीष गुप्ता, ये जो 5 यूनिट है जैसे डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, वेक्टर कैलकुलस, ये सब चीज आप लोग पहले पढ़े हैं थोड़ा कि नहीं पढ़े हैं? ज्योति साहू, पढ़े हैं सर। पढ़े हो ना। हाँ, कुछ कुछ पोर्शन हम लोग पढ़े हैं। तो इस अभी जो टॉपिक को हम लोग यहाँ पे चूज इसलिए किए हैं कि चूंकि ये कोर्स को एक्चुअल में हम लोग इसलिए डिसाइड किए कि चूंकि मैथमेटिकल पोर्शंस आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड, मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर आप लोग का थोड़ा सा ज्यादा सहमति रहता है। तो इसीलिए शुरुआत मैथमेटिकल पोर्शन से ही किया गया है ना। और उस मैथमेटिकल पोर्शन में जिस चीजों के साथ आप लोग पहले से रिलेट कर पाएंगे उसी टॉपिक को रखा गया है। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स जैसे आप लोग पहले भी पढ़े हैं, इवन इसको आप लोग शायद 11th 12th से भी पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, वेक्टर कैलकुलस भी आई थिंक आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में कोर्स में था, बट आई डोंट नो कि आप लोग कितना पढ़े हो। बीटा एंड गामा फंक्शन मुझे नहीं पता कि आप लोग को कभी पढ़े हैं कि नहीं, बट डिराक डेल्टा फंक्शन आप लोगों के कोर्स में कुछ कुछ जैसे एमएससी में आप लोग हैं अभी, तो आप लोगों के कोर्स में डिराक डेल्टा फंक्शन एक पोर्शन है। और ओके, बाकी इनको मैं कमेंट करा देते हैं। ओके, और
बाकी जो आखिरी के जो दोनों यूनिट है, ग्राफिंग टेक्निक्स एंड एरर्स, ये शायद आप लोग के लिए थोड़ा सा नया होगा। जो एमएससी थर्ड सेम के स्टूडेंट है उन लोग को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, बेसिकली ग्राफिंग टेक्निक्स के बारे में। एरर्स के बारे में मुझे नहीं पता कि आप लोग को कितना आइडिया है। और जो लास्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपको, आप शायद कंटेंट को देखे भी होंगे, प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिसिटी, कॉम्बिनेटरिक्स, जिसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन एंड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमैन पावर लॉ और लोरेंजियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दीज आर सम टॉपिक्स जो कि आपको एकदम फंडामेंटल वे में पढ़ाया जाएगा। और ओके, आप लोग का आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। Yes, sir. ओके ओके ओके, थैंक यू। कुछ कारण से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हाँ, मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, वो है बेसिकली यूनिट 3 अभी स्टार्टिंग में, और मोस्ट प्रोबेबली यूनिट 4 को भी शायद मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत में यूनिट 3 से करूंगा, जो कि बेसिक फंक्शन इन फिजिक्स जिसका नाम है। और टॉपिक में हमारा 3 फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन एंड डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो बीटा, गामा एंड डिराक डेल्टा फंक्शन, ये जो तीनों जो आपका पोर्शन है, इन तीनों को हमको अच्छे से पढ़ना है। और आई थिंक आप लोग भी थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ने का कोशिश करेंगे, है ना। तो शुरू करता हूँ मैं, है ना। आप लोग थोड़ा बताइएगा कि आप लोग को वन नोट का जो स्क्रीन है वो दिख रहा है कि नहीं, है ना।
ओके, तो क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। यस सर। ठीक, ओके ओके ओके, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को। तो बीटा गामा फंक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, एंड गामा फंक्शन। ओके, आप लोगों को शायद स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। ठीक, ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हमको बीटा एंड गामा फंक्शन जो है ये हमको पढ़ना क्यों है ना? बीटा और गामा फंक्शन हमको पढ़ना क्यों है? तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि बीटा गामा फंक्शन हमको क्यों पढ़ना है ना? आप लोग बहुत सारे स्पेशल फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन पहले सॉल्व कर चुके होंगे, है ना? जैसे कि आप लोग पढ़े हैं कि बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसको सॉल्व करने का डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स भी रहता है। ये सब आप लोग शायद पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है आपको, जिस फंक्शन में कुछ एक्सपोनेंशियल फैक्टर है साथ में एक डिफरेंशियल फैक्टर, जैसे कुछ एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऐसा दिया गया है e⁻⁻⁴ और इसके साथ dy बाई ऐसा, सॉरी सम यहाँ पे y का कुछ एक सम पावर दिया गया है और एक अल्टीमेटली एक फंक्शन दिया गया है, सॉरी वेरिएबल जो कि x के साथ है। या फिर जो कि आप लोग बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लीजेंड्री, ये सारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग पहले पढ़े हैं, इन सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक वे रहता है ना? स्पेशल इसीलिए हम लोग ये डिफरेंशियल, लीजेंड्री और लैग्यूरे और हर्माइट, ये चार फंक्शन है, इसको हम स्पेशल फंक्शन बोलते हैं ना। तो ऐसे जो भी स्पेशल फंक्शंस जो हमारे पास प्रेजेंट है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, जो जिसका एग्जिस्टेंस रहता है, इस स्पेशल फंक्शंस को हम एक स्पेसिफिक वे में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल फंक्शन इस फॉर्म में भी रहता है जिसको कि आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरह आप उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ फंक्शन आपके पास ऐसे भी होंगे जिसको आप ऑर्डिनरी और डिफरेंस जो पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन रहते हैं उसकी तरह ट्रीट करके आप इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक, और वो फंक्शंस ऐसे भी हैं जिनका फिजिक्स में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है, और सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, मैथमेटिक्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक कारण हम ये बोल सकते हैं कि, क्या बोल सकते हैं कि देयर आर स्पेशल फंक्शंस, है ना, देयर आर स्पेशल फंक्शंस which are not obtained, which are not obtained as solutions of क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो ये एक कारण हो गया कि कुछ स्पेशल फंक्शन आपके पास ऐसे भी प्रेजेंट है जिनका मतलब आप एज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप उसको यूज नहीं कर सकते। आप लोग का आवाज आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, आ रहा है। ठीक ठीक ठीक, ओके, ठीक, थैंक यू। तो ये एक कारण है। ओके, दूसरा क्या हम बोल सकते हैं ना, जिसके बारे में शायद आप लोग अभी तक जान भी चुके हैं कि
आउट ऑफ द क्लास। ओके। दूसरा जो कारण जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम कोई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को जब हम डील करते हैं, है ना, जिन लोग क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से पढ़े हैं उनको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जब आप करते हैं, किसके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करते हैं ना, वेव फंक्शन के लिए, है ना। तो वेव फंक्शन का जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो वहां पे भी कुछ फंक्शंस ऐसे दिया जाता है आपको, वेव फंक्शन कुछ इस प्रकार का दिया जाएगा जो कि क्या होता है कि उसको आप ऑर्डिनरी कोई सर आपकी आवाज कट फॉर्मेट कट के आ रही है। ओके, अभी आ रहा है क्लियर? अभी क्लियर आ रहा है आवाज? हेलो, आवाज आ रहा है? वर्षा, विकास, अभिभाष? आपकी आवाज क्लियर ही हाँ है। सर क्लियर है। यस सर, आवाज आ रही। ओके ओके, तो शायद वर्षा का नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, तो जब हम जो मैं बता रहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो वहां पे भी कुछ कैलकुलेशंस हमारे पास ऐसे प्रेजेंट होते हैं, और आप लोग शायद जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उनको शायद बहुत बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा ही क्वांटम मैकेनिक्स के साथ थोड़ा मतलब मैथमेटिकल कुछ प्रॉब्लम भी मैं आप लोग को सॉल्व करवाया था शायद पहले भी। तो उसमें भी आप लोग देखे हैं कि आपको बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का भी यूज होता है और आप वहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, है ना। तो ये भी एक कारण है कि इसको भी हम क्या लिख सकते हैं कि इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, है ना, इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ऑफ वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन की नॉर्मलाइजेशन करने के लिए बीटा गामा फंक्शन का बहुत ज्यादा ही मतलब ऑलमोस्ट जितने भी, अगर आप थोड़ा सा हायर लेवल में जाएंगे तो उसमें आपको मोस्ट ऑफ द फंक्शंस को आपको नॉर्मलाइज करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो क्या कारण है ना, जब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, है ना, इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसका यूज कहाँ पे है ना, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जिसमें कि आप लोग शायद नाम भी सुने हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नाम सुने हैं कि नहीं? सुने हैं ना इन इसका नाम, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, नाम सुने हैं, हाँ सर। है ना। हाँ तो सर। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को जब हम डील करते हैं तो एक्चुअली आप लोग को पता भी है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो बेसिक हमारा टारगेट रहता है वो है प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना, है ना। हर जगह में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जो क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज होता है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी यूज होता है कि मोस्ट प्रोबेबल केस, हर जगह में प्रोबेबिलिटी नाम का एक वर्ड जुड़ा हुआ है ना। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जब आप प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करते हैं इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्या लिख सकते हैं, द कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज इसीलिए क्योंकि हम बहुत सारे डिफरेंट मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के साथ डील करते हैं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। इसमें क्या होगा ना, जब आप प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करेंगे, प्रोबेबिलिटी को जब फाइंड आउट करेंगे तो आपके लिए बीटा और गामा फंक्शन का एक बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको एक इंटीग्रेशन, जैसे अगर मैं आपको सिंपली अगर बोलूं कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप सिंपली बोल दोगे कि सर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स?
एक्स क्यूब बाय 3। x cube by 3। एक्स क्यूब बाई 3 कैसे कैसे बता दिए? क्योंकि आपको ये पता है कि हाँ ये इसका एक फॉर्मूला है ना। तो वैसे ही आपको एक इंटीग्रेशन देख के पता होना चाहिए कि हाँ ये इंटीग्रेशन बीटा फंक्शन की तरह होगा कि गामा फंक्शन की तरह होगा, कि नहीं इस इंटीग्रेशन में मुझे इंटीग्रल ओवर यू भी डीएक्स का फॉर्मूला लगाना है कि यू अपन भी डीएक्स का फॉर्मूला लगाना है ना। तो आप एक फॉर्मूला एक मतलब प्रॉब्लम देख के आप समझ जाते हैं कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, कैसे हम आगे बढ़े। वैसे ही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जब आप डील करोगे तो उसके लिए बीटा और गामा फंक्शन का एक गुड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो द कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस रिक्वायर्स अ गुड नॉलेज। किसका नॉलेज होना चाहिए? रिक्वायर्स अ गुड नॉलेज ऑफ गामा एंड बीटा फंक्शन, है ना, गामा एंड बीटा फंक्शन, ठीक है, गामा एंड बीटा फंक्शन। तो गामा और बीटा फंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है। और इसके साथ ही हम एक चीज और भी बता सकते हैं कि ये फंक्शंस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ना, क्योंकि ये फंक्शंस को जब हम यूज करेंगे, बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन को जब हम यूज करते हैं तो इस फंक्शंस को यूज करके और इसका जो टेक्निक है कोई भी इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन को कोई भी मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, हम हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन, एरर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिरिचलेट इंटीग्रल, पीरियोडिक फंक्शन, ये सारे फंक्शन को हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या ना, जैसे कि क्या क्या नाम बोला मैं, हाइपर जियोमेट्रिक, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन और क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि एरर फंक्शन हो गया, और क्या बोला, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल, है ना, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल, डिरिचलेट इंटीग्रल, डिरिचलेट इंटीग्रल, और क्या, पीरियोडिक फंक्शन, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं और जो भी आपका इंटीग्रल है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे फंक्शंस का यूज हमारा जो भी हम फिजिकल प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं और डील करते हैं हम हमारे फिजिक्स में, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। क्या होता है इसका? डायरेक्ट एप्लीकेशन इन फिजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये कुछ कारण है जिसके चलते हमको बीटा गामा फंक्शन का ज्यादा मतलब जरूरी हो गया है हमारे लिए पढ़ना। और जो लोग पहले इसको पढ़ चुके हैं उनके लिए ज्यादा इजी लगेगा, जो लोग पहले नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी कुछ कठिन वाली बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत में हर एक चीज को ही हमको थोड़ा लगता है नया नया चीज, लेकिन अल्टीमेटली ज्यादा कुछ रहता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ समझने लायक था भी नहीं, लेकिन जो चीज अभी हम शुरू करेंगे, यहाँ से आप लोगों का कोर्स का जो मेन कंटेंट है बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन, यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ूं मैं? यस सर। Okay. तो हम शुरू करते हैं। पहले आज ज्यादा नहीं बताऊंगा आप लोगों को, बीटा फंक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। बीटा फंक्शन, ठीक है। तो बीटा फंक्शन हम किसको बोलेंगे और किस टाइप के जो इक्वेशंस और इंटीग्रेशंस और इंटीग्रल्स हमको सॉल्व करने को मिलेगा, ऐसे कौन से फंक्शन को हम बीटा फंक्शन बोलेंगे ना, बीटा फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, सबसे पहले हमको ये देखना है, ठीक है। तो the beta function is defined as the beta function is
defined as a definite ऑयलरियन इंटीग्रल। आप लोग इसको यूलर बोलते हैं कि ऑयलर बोलते हैं? Euler. ओके, तो किस प्रकार से हम इसको डील करेंगे ना, इसको दिस इज इक्वल टू सम इंटीग्रल ओवर 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx। ठीक है, जो इस प्रकार के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन और कोई भी इंटीग्रल अगर आपको दिया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ दिस टाइप। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर मैं डाल देता हूं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है ना, कंडीशन ये है कि m और n ये जो दोनों वेरिएबल आपको दिख रहा है यहाँ पे, जिसका फंक्शन है आपका ये पूरा इंटीग्रल, ये क्या होना चाहिए, m को भी Greater than 0. 0 होना चाहिए और हाँ, और n भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। m ग्रेटर देन 0 और n ग्रेटर देन 0, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। दिखने में बहुत छोटा कंडीशन है लेकिन है सबसे इंपॉर्टेंट। m और n दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, है ना। दैट मीन्स m एंड n बोथ आर कैसा क्वांटिटी होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी। और इसी इक्वेशन नंबर जो 1 जो अभी लिखा गया है, इस इक्वेशन का एक दूसरा नाम भी है, इसको क्या बोला जाता है ना, इस इक्वेशन को ऑयलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है ना, इक्वेशन 1 is also known as Euler's integral of first kind। ठीक है, Euler's integral of first kind, तो ये भी इसका एक नाम है कि बीटा फंक्शन का एक दूसरा नाम भी आप बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि इस पैटर्न में और इस स्ट्रक्चर में जो भी फंक्शन आपको मिलेगा वो सीधा बीटा फंक्शन से हम इसको डिनोट करेंगे और इसका ही नाम है ऑयलर्स इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. हाँ सर। तो अगर एक फंक्शन जो कि इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे डिनोट किया गया है, इस इक्वेशन नंबर 1 में आपको दिख रहा है कि ये एक 2 वेरिएबल फंक्शन है, m और n यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। लेकिन जब हम गामा फंक्शन डील करेंगे वहां पे आपको दिखेगा कि वो एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन होगा। ठीक है, गामा फंक्शन के केस में आपको सिंगल वेरिएबल फंक्शन दिखेगा। ठीक है, तो उसके गामा फंक्शन में स्विच करने से पहले मैं बीटा फंक्शन में कुछ बात आपको यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि लिमिटिंग कंडीशंस भी हम यहाँ पे कुछ इम्पोज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लिमिटिंग कंडीशंस। तो उस लिमिटिंग कंडीशंस आपके लिए मतलब किस प्रकार से होगा ना, एक कंडीशन में ऐसा लिखूंगा कि अगर ये जो m और n, देखो यहाँ पे एक चीज बोला गया है कि वेयर m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स कि m और n इन दोनों का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगा तब ये इक्वेशन नंबर 1 वैलिड रहेगा। मतलब बीटा जो फंक्शन है, ये बीटा फंक्शन को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब आप इस प्रोसीजर से आगे बढ़ सकते हैं, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर अगर आपके पास ऐसा मतलब m और n का वैल्यू मिले कि m और n दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और m एंड n बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर, तब क्या होगा, m और n अगर दोनों ही अगर किस मतलब नंबर रहे ना, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब किस प्रकार का इसका फॉर्म रहता है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई की टर्म में, है ना।
जहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, और ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, है ना, रियल और इमेजिनरी। और ये दोनों को मिला के हमारा टोटल जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z बनता है ना। तो z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको i, जो कि इमेजिनरी क्वांटिटी आई, आयोटा बोलते हैं इसको, और इस आयोटा का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट ओवर -1। ये सब चीज आप लोग पहले ही जानते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ आप लोग जानते होंगे। तो अगर m और n अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो उस केस में क्या होगा, क्या हमारा इक्वेशन नंबर 1 वैलिड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या करना है ना, जो इक्वेशन नंबर 1 और जो हमारा डेफिनेशन है एक्चुअली, तो इस इक्वेशन नंबर 1 वैलिड कब होगा ना, इक्वेशन नंबर 1 इज वैलिड, मतलब आप बीटा फंक्शन को यूज कर सकते हैं, कब होगा, फॉर रियल वैल्यू ऑफ m, रियल वैल्यू ऑफ m ग्रेटर देन 0, और रियल वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या है ना, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊं कि एक आपके पास सपोज वैल्यू क्या है, सपोज m प्लस, है ना, m प्लस आई इंटू सम, सपोज p, ठीक है, m प्लस आई इंटू p। अब इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारा बीटा फंक्शन है, वो वैलिड कब होगा बोला जा रहा है, जब m रियल m ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो हम हमारा जो रियल पार्ट है, दिस इज योर रियल पार्ट और दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो जो रियल पार्ट है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसे लिखता हूँ कि -2 प्लस आई मतलब 3i, और एक नंबर लिखा हूं मैं 2 माइनस 3i, ठीक है, या 2 प्लस 3i, दोनों सेम ही ले लेते हैं। तो इसमें देखो जो रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट क्या है, दिस इज लेस देन 0, और ये जो आपका दूसरा जो नंबर लिखा हूं, जहाँ पे 2 प्लस 3i लिखा हूं, ये जो रियल पार्ट है, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो वैलिड कब होगा, जब m का वैल्यू कुछ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि m का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 है, वो भी किसके केस में ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। पूरा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में से ये वाला पार्ट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिमिलरली n के लिए भी। ठीक है, क्लियर है सबको। हाँ सर। यस सर। ओके, अब दूसरा पोर्शन में थोड़ा आगे बढ़ूंगा। दूसरा पोर्शन क्या है कि अगर यहाँ पे देखो, अभी तक जितने भी डील किया गया है, ये जो दोनों कंडीशन में एक्चुअल में यहाँ पे जो ऑलरेडी जो कंडीशन एसोसिएटेड है, m ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, और दूसरा जो अभी मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे सम लिमिटिंग कंडीशन है ना, लिमिटेशंस, लिमिटिंग कंडीशंस और लिमिटेशंस एक ही बात है ना। तो इस लिमिटिंग कंडीशंस में आप देखो कि जो भी बात किया गया है, हर जगह में m और n इन दोनों का वैल्यू क्या लिखा गया है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर कोई कंडीशन अगर हमारे पास ऐसा भी है कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर कोई रियल नंबर है बट नेगेटिव, तब क्या होगा, है ना, ऐसा भी तो वैल्यू हमको मिल ही सकता है ना। तो दूसरा जो हमारा एक मतलब लिमिटिंग कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर m एंड n नेगेटिव रियल नंबर्स, किस प्रकार का रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स हो सकता है। और क्या हो सकता है, अगर m और n का वैल्यू अगर नेगेटिव रियल नंबर्स हुआ, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर विथ नेगेटिव वैल्यूज ऑफ रियल m एंड रियल n, मतलब जो कंडीशन में अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे दिखाया, है ना। तो दूसरा एक ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव वैल्यूज ऑफ रियल m एंड रियल n, किसके केस में, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डील करते हैं। ठीक है,
जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डील करते हैं। तो उनका जो वैलिडिटी है, क्या क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा, ये भी एक हमको देखना पड़ेगा। तो इसके केस में क्या होता है ना, जब आप कोई नेगेटिव रियल नंबर या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट का जो वैल्यू होगा वो भी नेगेटिव है, उस कंडीशन में आपका जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 मतलब जो आपका बीटा फंक्शन है, तो वो जो इक्वेशन नंबर जो 1 है, वो इक्वेशन नंबर 1 कॉन्वर्ज नहीं करता है। क्या नहीं करता है? कॉन्वर्ज नहीं करता है। मतलब आपको उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए तरीका दूसरा अपनाना पड़ेगा, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। और इन शॉर्ट अगर हम बोले तो आप इसके केस में बीटा फंक्शन को यूज नहीं कर सकते, अगर मैं बहुत ही मतलब ओवरव्यू तरीके से बोलूं। हालांकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू जब नेगेटिव हो जाता है, ये रियल एम और रियल एन के लिए, तो उसके केस में तरीका दूसरा अपनाते हैं और अल्टीमेटली सॉल्यूशन हो जाता है। बट इन दैट सेंस हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला में उसको अप्लाई करके नहीं कर सकते, उसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है और उस कॉम्प्लेक्सिटी को पहले दूर करना पड़ता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 डज नॉट कन्वर्ज। ठीक है, अब ये कन्वर्जेंस क्या है ना, ये सब चीज भी हम पढ़ेंगे। ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वर्ड है कन्वर्जेंस, तो कन्वर्जेंस को भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका बीटा फंक्शन का ये जस्ट एक आउटलाइन था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको गामा फंक्शन के साथ डील करना पड़ेगा और उस गामा फंक्शन में आपका बीटा फंक्शन एसोसिएट हो भी जाएगा। तो और मोर विल मोर फोकस ऑन गामा फंक्शन rather देन बीटा फंक्शन। ठीक है, हालांकि बीटा को भी पढ़ेंगे। ठीक, तो एक आउटलाइन हमारे पास क्या मिला अभी कि बीटा फंक्शन का बेसिकली स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, कि ऐसा कौन किस प्रकार के इंटीग्रल को हम बीटा फंक्शन के कैटेगरी में उसको मतलब डील करेंगे, और करस्पॉन्डिंगली उस बीटा फंक्शन के लिए कंडीशंस किस किस प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे जो दो वेरिएबल आपको दिख रहा है, ये दोनों वेरिएबल का वैल्यू किस प्रकार का होना चाहिए ताकि आपका बीटा फंक्शन को आप इजीली हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों कंडीशन के लिए, दोनों वेरिएबल के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन होना चाहिए। तो दैट मीन्स m और n मस्ट बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा। दूसरा कि अगर जो आपका लिमिटिंग कंडीशन है, ये लिमिटिंग कंडीशन मतलब हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम डील करें तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्या क्या हो सकते हैं, मतलब m और n दोनों अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कुछ ऐसा इंटीग्रल दे दिया गया है जहाँ पे दोनों जो m और n वहाँ पे लिखा गया था वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उन दोनों के केस में भी आपको कंडीशन लिखा गया है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, अगर वो रियल पार्ट अगर ग्रेटर देन 0 होता है तभी आपके लिए बीटा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, मतलब आप बीटा फंक्शन को लेके आगे बढ़ सकते हैं। मतलब वो जो आपका एंटायर जो इंटीग्रल है वो दैट विल कन्वर्ज। और दूसरा जो हमारे लिए जो एक इम्पोर्टेंट, और मैं तो ये कहूंगा कि दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, कि m और n का वैल्यू अगर नेगेटिव रियल नंबर होता है या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल वैल्यू, मतलब रियल पार्ट और दोनों जो आपका रियल पार्ट है m और n, ये दोनों का वैल्यू भी अगर नेगेटिव होता है तो उसके केस में इक्वेशन नंबर 1 मतलब आपका जो बीटा फंक्शन है दिस विल नॉट कन्वर्ज, तो आप इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। हाँ, आगे आगे बढ़ता हूँ अब, है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन दिया जाए आपका जो गामा फंक्शन है। ठीक है, तो गामा फंक्शन का भी इंट्रोडक्शन मैं कर देता हूँ। तो हेडिंग डाला जाए आपका गामा फंक्शन, है ना। तो दिस इज योर गामा फंक्शन। गामा फंक्शन ना, गामा फंक्शन को भी हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे किसके फंक्शन की तरह, मतलब गामा फंक्शन विल आल्सो बी डिफाइंड एज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ऑयलर्स इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे लिखेंगे कि द गामा फंक्शन is defined as a
डेफिनेट ऑयलर्स इंटीग्रल, है ना, डेफिनेट ऑयलर्स इंटीग्रल एज। अब इसका फॉर्म किस प्रकार का होगा, बहुत ध्यान से थोड़ा, ये सब जो फॉर्म अभी हम लोग लिखेंगे ना, ये फॉर्म्स को आपको एटलीस्ट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन और कोई भी इंटीग्रेशन अगर इस प्रकार से दिया गया है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फंक्शन को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एक फंक्शन अगर कुछ इस प्रकार से दिखता है कि जिसका इंटीग्रेशन का लोअर और अपर लिमिट क्या है, 0 to इनफाइनाइट है, और उस इंटीग्रेशन के अंदर में क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, और एक्सपोनेंशियल फैक्टर में वेरिएबल क्या है, एक्स, और जो भी आपका वेरिएबल होगा कुछ भी हो सकता है, तो ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये जो आपका एक फॉर्म है, इस टाइप के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, दिस इज डिफाइंड एज गामा फंक्शन। क्या बोला जाता है, गामा फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज योर गामा फंक्शन। इक्वेशन नंबर टू जो स्ट्रक्चर्ड है, ऐसा फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, गामा फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस जो कि आप बोल सकते कि बाय डिफॉल्ट है इसके साथ एसोसिएटेड रहेगा, वो क्या है ना, वेयर एन इज ग्रेटर देन 0, इसके लिए ना, फॉर रियल वैल्यू ऑफ एन, जब आपका ये जो एन का जो वैल्यू होगा, दिस इज अ रियल क्वांटिटी, और वो रियल क्वांटिटी किस प्रकार से होना चाहिए ना, उसका वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये भी कुछ ऐसा इसका कंडीशन इम्पोज्ड है। और अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, अगर एन एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, अगर एन इज, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि एन इज ग्रेटर देन 0 फॉर रियल एन, सिमिलरली कैसे क्या बोल सकते हैं ना, एंड क्या बोल सकते हैं कि एंड रियल एन ग्रेटर देन 0 फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उन दोनों को जैसे पिछले कंडीशन में लिखा था, उसको दोनों को यहाँ पे मर्ज कर दिया मैं। ठीक है, तो रियल वैल्यू ऑफ एन, दिस मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0 फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और यहाँ पे रियल जो आपका रियल नंबर है वो तो ग्रेटर देन 0 होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 के साथ ये दोनों कंडीशन इम्पोज्ड है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपके लिए इम्पोज्ड है। अच्छा, अब ये कंडीशन को यहाँ पे लिखने का क्या कारण है ना, अगर आप लोग को याद है, आप लोग लैपलास जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और लैपलास जब आप किसी भी फंक्शन का निकालते थे, तो वहां पे लैपलास का जब हम फॉर्मूला लिखे थे, तो हर जगह में एक कंडीशन लिखा गया था कि ए ग्रेटर देन 0 और ए ग्रेटर देन 1, ऐसा कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को। पढ़े थे लैपलास जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग जब पढ़ रहे थे, या फिर आप लोग अगर बीएससी में भी पढ़े होंगे, तो वहां पे कंडीशन लिखा रहता है कि सम वैल्यू जो कि आपका डिनोमिनेटर में रहता है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि सपोज कोई एक इंटीग्रल था, और उस सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा इंटीग्रल है, नीचे यहाँ पे मॉड ऑफ ए लिखा गया है, और सिंपली अगर यहाँ पे ए ही लिखता हूँ, ऐसे कुछ इंटीग्रेशन मान लो दिया गया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कंडीशन इसके साथ इम्पोज रहता है कि मॉड ए दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ना, इसका मतलब ऐसा हो जाता है कि अगर ये कंडीशन अगर 0 से, अगर ये 0 के बराबर या 0 से छोटा हो जाएगा, तो ये पूरा इंटीग्रल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, ये एक इनफाइनाइट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी एन का वैल्यू, और कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी ये जो एन का वैल्यू है, ये भी क्या किस प्रकार का होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन उसके बाय डिफॉल्ट इम्पोज्ड है। और जब आप कहीं पे भी गामा फंक्शन या बीटा फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे, तो ये दोनों कंडीशन भी जैसे बीटा में लिखे थे, गामा में भी आपको लिखना मैंडेटरी है। ये कंडीशन आपको वहां पे बताना जरूरी है। ठीक है, कि एम और एन का वैल्यू एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए, सो दैट कि हम हमारा जो गामा फंक्शन को वहां पे इम्पोज कर सके। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम गामा फंक्शन को शुरू किए हैं, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है, इस इक्वेशन नंबर 2 को भी एक दूसरा नाम भी है, जैसे वहां पे लिखा गया था ऑयलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। यहाँ पे भी इस इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को क्या बोला जाता है, ऑयलर्स इंटीग्रल ऑफ
सेकेंड काइंड, ठीक है, ऑयलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड बोला जाता है इसको, ये भी इसका एक दूसरा नाम है, ठीक है, ऑयलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। तो बीटा फंक्शन इज ऑयलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, गामा फंक्शन इज ऑयलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, है ना। जैसे आप लोग फूरियर सीरीज में पढ़े होंगे, जो बेसिकली आप लोग A0 AN BN का वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए कॉमन फॉर्मूला रहता था, है ना, और उस फॉर्मूला का क्या नाम था, ऑयलर्स फॉर्मूला। सिमिलरली यहाँ पे भी गामा और बीटा, ये जो दोनों फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन का इस प्रकार का नाम है, ऑयलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड, ठीक। तो इसके केस में भी हम कुछ लिमिटिंग कंडीशंस भी यहाँ पे इम्पोज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कुछ लिमिटिंग कंडीशंस भी हम क्या करेंगे, इम्पोज करेंगे, लिमिटिंग कंडीशंस, ठीक है। तो वो लिमिटिंग कंडीशन किस किस प्रकार का होगा, लेट से ओके। तो देखो जो हो, अगर कुछ कंडीशन अगर ऐसा रहा, जैसे यहाँ पे लिखा गया कि n ग्रेटर देन 0 है ना, n ग्रेटर देन 0, और आप यहाँ पे अगर इक्वेशन नंबर 2 को देखोगे, यहाँ पे देखो x का जो पावर है, दिस इज x टू द पावर n-1, है ना। तो अगर एक कंडीशन अगर आपके पास ऐसा है कि फॉर 0 लेस देन n लेस देन 1, अगर ऐसा कंडीशन रहा, है ना, समझ रहे हो, 0 से 1 के बीच में, मान लो 0.5 हुआ या 0.3, एनीथिंग विद इन दिस रेंज 0 to 1, तो क्या होगा ना, ये जो आपका इक्वेशन नंबर जो 2 है, इक्वेशन नंबर 2, इसका जो इंटीग्रल का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना, इंटीग्रल का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्या ये प्रॉपर स्ट्रक्चर रहेगा कि इसमें कुछ मतलब अलग प्रकार का मतलब फंक्शन बन जाएगा, कोई बता सकता है मुझे। देखो, अगर n का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, तो इक्वेशन नंबर 2 ये जो है, इक्वेशन नंबर 2 ये जो है, इसका वैल्यू कुछ और टाइप का नहीं हो जाएगा। जैसे अगर n का वैल्यू मान लो, कहीं पे ऐसा लिखा गया है कि सपोज n इज इक्वल टू 0.1, तो ये जो x का जो पावर है, ये पावर कैसा हो जाएगा ना, x टू द पावर -0.9, x टू द पावर -0.9, जो कि 1/x टू द पावर 0.9 के बराबर है। अब आप ये जो फंक्शन है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये सॉल्यूशन आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा ना, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाता है ना, दिस बिकम्स एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, दिस बिकम्स एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, ये क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाता है। और जब हम अगर मतलब ये जो 0 से 1 ये जो रेंज है, इस रेंज में जब हम वैल्यू को अगर मान लो कोई टेस्ट करना चाहता है कि अगर 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेके अगर मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, तो उस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको ये दिखेगा कि ये जो x टू दी पावर n-1 ये जो वैल्यू है, दिस टेंड्स टू इनफाइनाइट। कौन से केस में, लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट में ही ये जो वैल्यू है x टू दी पावर n-1, दिस विल टेंड टू इनफाइनाइट इफ यू पुट दिस वैल्यू 0 to 1 विद इन दिस रेंज, है ना। 0 से 1 के बीच में अगर आप n का वैल्यू, अगर कोई ऐसा फॉर्म, अगर एक ऐसा प्रॉब्लम आपको दिया जाता है जहां पे n का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो उस कंडीशन में आपके लिए इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। कारण यही है, अगर आप उसको पुट करोगे और सॉल्यूशन करने का बहुत कोशिश कर रहे हो, तो आपको दिखेगा कि जब आप उसका लिमिट पुट करोगे ना, तो आपको ये इनफाइनाइट ऑर्डर में वैल्यू देगा, दिस विल टेंड टू इनफाइनाइट लोअर लिमिट में, ठीक है। तो इन दैट सेंस ये एक कंडीशन है कि जो जब आपके लिए n का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, तो आपके लिए गामा फंक्शन यूज करना मुश्किल हो जाएगा, मतलब बीटा जो गामा फंक्शन है, दैट विल बिकम अ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। तो एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपके लिए बन जाएगा,
और फिर इसको डील करने के लिए हमको अलग प्रकार से तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। तो इन जनरल उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। दूसरा एक कंडीशन हम यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब लिमिटिंग कंडीशन ना बोल के एक कन्वर्जेंस कंडीशन बोल सकते हैं कि गामा एन दिस इज कन्वर्जेंट फॉर एन ग्रेटर देन जीरो। मतलब एन का वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो आप गामा फंक्शन को एट इज अप्लाई कर सकते हैं इन काइंड ऑफ फंक्शन के ऊपर, जो कि आपको प्रॉब्लम डील किया जाएगा। हम पढ़ेंगे ये कॉन्वर्जेंस सीरीज हम पढ़ेंगे, मतलब कि गामा और बीटा फंक्शन का कॉन्वर्जेंस किस प्रकार का है और कॉन्वर्जेंस का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ये सब चीज हम पढ़ेंगे। ठीक। तीसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर एन का वैल्यू लेसर और इक्वल टू जीरो होता है तो क्या होगा। अगर एन का वैल्यू लेसर और इक्वल टू जीरो होता है, लेसर और इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा ना, आपका जो इंटीग्रल है, द इंटीग्रल मतलब ये कौन सा इंटीग्रल की बात किया जा रहा है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। उस इक्वेशन नंबर 2 में क्या चेंज होगा ना, दिस इंटीग्रल विल डाइवर्ज, द इंटीग्रल diverges and hence cannot be used to define this, and hence we cannot use to define, or we cannot use to define gamma n। ठीक है, तो ये कंडीशन है जहां पे आपका लिमिटिंग कंडीशन आपको बोल सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में, और n का वैल्यू अगर 0 या 0 से नीचे रहा तो हमारे लिए इंटीग्रल किस प्रकार से बिहेव करेगा। ठीक है, इंटीग्रल किस प्रकार से बिहेव करेगा, ये आपके लिए एक लिमिटिंग कंडीशंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जो सेकेंड कंडीशन है जो कि कन्वर्जेंस सीरीज के लिए है, इसको हम अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे कि गामा एन कन्वर्जेंट, ये जो सीरीज है जीरो और इनफाइनाइट, ये जो लिमिटिंग कंडीशंस है, इन दोनों जगह में क्या है, कन्वर्ज करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो देखो एक चीज और भी आपको यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि गामा फंक्शन जो है दिस इज सिंगल वेरिएबल फंक्शन, लेकिन बीटा फंक्शन जो है ये देखो 2 वेरिएबल फंक्शन है, एम और एन है, लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ एन है ना। तो दिस इज अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन और बीटा क्या है, 2 वेरिएबल फंक्शन। तो ये इन दोनों के बीच में एक बहुत माइनर आपका मतलब एक एलिमेंट है जिसको आप इजीली देख के आप मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि गामा फंक्शन क्या है और मतलब कौन सा गामा फंक्शन है, कौन सा बीटा फंक्शन है। दूसरी बात, गामा फंक्शन का जो लिमिटिंग कंडीशन है, ये देखो आप 0 टू इनफाइनाइट है, बट बीटा फंक्शन के लिए ये जो लिमिटिंग कंडीशन है दिस इज 0 टू 1। ठीक है, तो एक लिमिटिंग कंडीशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा कि लिमिटिंग कंडीशन 0 टू 1 है, 2 वेरिएबल फंक्शन है, तो दिस इज नथिंग बट अ बीटा, और 0 टू इनफाइनाइट है और सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तो ये एक क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये गामा फंक्शन का एक कॉमन और इन जनरल फॉर्म, जिसको कि हम हमारा पूरा जो हमारा ये जो पूरा कोर्स चलेगा, और इवन आप लोग भी जितने भी प्रॉब्लम के साथ से मतलब डील करोगे, सारे प्रॉब्लम्स में ये जो फॉर्म है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 जो अभी हम लिखे थे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसी फॉर्म में ही आपको बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो दिस इज द ट्रेडिशनल फॉर्म और मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। बट गामा फंक्शन का जो ये जो फॉर्म है, इसको गामा फंक्शन के एक्चुअल में हम लोग 3 तरीके से मतलब डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि पहला डिफिनेशन तो हम अभी लिख चुके हैं कि वो आपका ऑयलर्स जो डेफिनेट इंटीग्रल के लिमिट में है ना। डेफिनेट क्या लिखा था यहाँ पे देखो, द गामा फंक्शन इज डिफाइंड एज अ डेफिनेट ऑयलर्स इंटीग्रल। ठीक है, एक एक आपका जो मतलब सेकेंड जो डेफिनेशन है गामा फंक्शन का, है ना, आप लिख सकते हैं कि सेकेंड डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, सेकेंड डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, ये
गामा फंक्शन का सेकेंड डेफिनेशन हम कैसे डील करेंगे ना, इन टर्म्स ऑफ ऑयलर्स इनफाइनाइट लिमिट। ठीक है, ऑयलर का इनफाइनाइट लिमिटिंग कंडीशन में हम इसको डील करेंगे। और इसका सीधा सीधा मैं फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि हमको इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, बट आपके जानकारी के लिए बता दिया जाएगा कि दिस इज लिमिट m टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, m टेंस टू इनफाइनाइट और 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 ये जाएगा आपका m तक, और नीचे आपका आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, यहाँ से लेके n प्लस m तक, और यहाँ पे टर्म मल्टीप्लाई रहेगा m टू द पावर n। ठीक है, so दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, ये गामा फंक्शन का एक सेकेंड डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन, यहाँ पे भी n का जो वैल्यू है ये क्या होना चाहिए ना, ये रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। n जो है ना, दिस में भी n और कॉम्प्लेक्स, रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सेकंड डेफिनेशन आपको ये फर्स्ट डेफिनेशन से ही मिलता है, हम यहाँ पे कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं और आपको ये सेकंड डेफिनेशन गामा फंक्शन का मिल जाता है। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो हम उसको बाद में डील करेंगे, बट दिस इज नॉट आवर टॉपिक टू फोकस। ठीक है, सिमिलरली एक और भी जो आपका जो डेफिनेशन है, दिस इज द थर्ड डेफिनेशन। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन मतलब ये सारे डेफिनेशन को क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि गामा फंक्शन को हम इतने प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ एक ही तरीका नहीं है गामा को डिफाइन करने का। ठीक है, और थर्ड डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन ये किसके फॉर्म में लिखा जाएगा ना, दिस इज रिटन इन टर्म्स ऑफ वीस्ट्रेस इनफाइनाइट प्रोडक्ट। नाम थोड़ा ऑड टाइप का है, WEIS, सॉरी WEIERSTRASS। ठीक है, वेस्टर्स इनफाइनाइट प्रोडक्ट, वेस्टर्स इनफाइनाइट प्रोडक्ट इसके फॉर्म में बताया जाता है, और इसका भी वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। इसका ज्यादा यूज हम नहीं करेंगे कहीं पे भी। सेकंड जो फंक्शन जो टर्म था उसका हो सकता है कि एक आध बार आ जाए, बट जनरली आता नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू n इंटू e टू द पावर गामा n सम ओवर m इज इक्वल टू 1 एंड m प्लस n अपॉन m e टू द पावर माइनस n अपॉन m। ठीक है, where this sum represents, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस स्टैंड्स फॉर और रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूअस प्रोडक्ट। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट। आप लोग शायद ये सिंबल के साथ आप लोग पहले भी देख चुके होंगे, जब आप लोग जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन या बी स्टैटिस्टिक्स, जब आप उसका इनिशियली जब आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करते हैं तो वहाँ पे ये सिंबल के साथ आप लोग पहले शायद परिचित होंगे, है ना, लुक्स लाइक पाई। ठीक है, तो ये जो आपका समेशन का सिंबल है, दिस इज स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्ट। और यहाँ पे एक टर्म आपके लिए यहाँ पे ये है गामा। ये गामा क्या है ना, गामा ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ऑयलर मैस्केरोनी, ऑयलर मैस्केरोनी कांस्टेंट। ठीक है, ऑयलर मैस्केरोनी कांस्टेंट, और इसका वैल्यू है 0.5 0.5772157 यहाँ तक लिखा गया है अभी तक, है ना। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है 0.5772157। तो दिस इज अनदर फॉर्म
to define gamma function, ठीक है। तो this is called the third definition of gamma function in terms of Weierstrass infinite product, ठीक है, Weierstrass infinite product। तो कुल मिला के आपके पास गामा फंक्शन का 3 प्रकार का डेफिनेशन मिला। एक जो आपका ऑर्डिनरी और जो मोस्ट जो यूज होता है कि x टू गामा n इज इक्वल टू सम इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx, है ना। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करके लिख देता हूँ, x टू द पावर n माइनस 1, ठीक। यहाँ पे इसका कुछ लिमिटिंग कंडीशन लिखा गया था। सेकेंड कंडीशन जो है वो ऑयलर इनफाइनाइट लिमिट में है ना। तो पहला जो था यहाँ पे देखो डेफिनेट इंटीग्रल में था, और इसको हम क्या बोलते हैं ना, इनफाइनाइट लिमिट, क्योंकि ये जो एम का वैल्यू डिस्टेंस टू इनफाइनाइट, बट यहाँ पे आपका लिमिट जो है, ये लिमिट के साथ आप ये मत बोल देना कि सर ये 0 टू इनफाइनाइट, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। आपको यहाँ पे एक रियल वैल्यू और डेफिनेट आपको वैल्यू मिलेगा, और दिस इज ऑयलर्स इनफाइनाइट लिमिट, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये कंटिन्यूअस प्रोडक्ट यहाँ पे भी बनेगा। और थर्ड डेफिनेशन वायरस्ट्रास इनफाइनाइट प्रोडक्ट, यहाँ पे भी आपको कुछ इस प्रकार का फॉर्म मिलता है। इसको भी मैं बॉक्स कर देता हूँ। बट जो प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डील करेंगे वो सारे प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ द केसेस, इवन मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 99% केस में हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के साथ डील करेंगे, ठीक है। बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का जो ट्रेडिशनल फॉर्म है, इस ट्रेडिशनल फॉर्म के साथ हम डील करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ओके। किसी को कोई दिक्कत? नहीं है ना, ठीक। तो मैं आज इसके आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि दिस इज मोस्ट आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, क्योंकि इसके बाद से जो चीज़ हम पढ़ेंगे दैट विल बी कन्वर्जेंस, लिमिटिंग कन्वर्जेंस, और उसके बाद गामा और बीटा फंक्शन का बीच में को क्या क्या रिलेशंस है, और कुछ गामा फंक्शन के जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली, और स्टैंडर्ड कुछ फार्मूला है जिसको हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं अगली क्लास में आप लोगों के साथ उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और जो उसके बाद मतलब जो हमारा मोस्टली आप बोल सकते हैं कि थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास से हम क्या करेंगे ना, आपका जो मैथमेटिकल पोर्शन है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम के साथ डील करना है, वो सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा हमारा एम्फासाइज रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहाँ तक ही रखना चाहूँगा, और आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि आप लोग शुरू से ज्वाइन कीजिए, है ना। आज हो सकता है मैं एक आध जने को एडमिट कर दिया हूँ जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, बट कल से मैं नहीं करूँगा उन लोग को अलाउ। और ज्वाइन करना है तो समय से ज्वाइन कीजिए, आधा घंटा 40 मिनट बाद ज्वाइन मत कीजिए, है ना। शुरू से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दिस इज नॉट योर ट्रेडिशनल कोर्स, ये आपका एक एड ऑन कोर्स टाइप का है, तो इसमें बेनिफिट आपको ही होगा, है ना। और अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो क्लास में, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप लोग को कितना बेनिफिट मिलेगा ये आप लोग खुद ही कोर्स के बाद बता देंगे, है ना। ठीक, तो आप 30 लोग आज अभी क्लास में ज्वाइन किए हैं, सबको थैंक यू कि आप लोग क्लास में आए। और एक आखिरी बात ये है कि हर क्लास के बाद आप लोगों के ईमेल में एक फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा, ठीक है। जैसे अभी क्लास को खत्म करूंगा, है ना, उसके बाद ही आप लोगों को एक फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा। आपको उस फीडबैक फॉर्म को फिल करके सबमिट करना है आज ही, है ना। जो फॉर्म आज भेजा जाएगा उसको आप आज ही उसको आप सबमिट कर दीजिएगा। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, एकदम कैजुअल एक आध कुछ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आप लोग जब ये यहाँ पे जब एंटर किए उसके लिए जैसे एंट्री करना था, सिंपली 1 या 2 ही बस सवाल रहेगा, उसको बस आपको फिल करके सबमिट करना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, ये हर क्लास के बाद होगा, चाहे वो मेरा क्लास हो चाहे किसी और टीचर का क्लास हो, ऐसा ही रहेगा, ठीक। और आज जिस तरीके से आप लोग ज्वाइन किए थे बिल्कुल उसी तरीके से ज्वाइन कीजिएगा। पहले आप अपना गूगल फॉर्म को सबमिट करेंगे उसके बाद ही, है ना। तो
मैं आज की क्लास को यहीं पे एंड करूंगा। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू मे लीव। ओके, किसी को कुछ पूछना नहीं है तो आप लोग लीव कीजिए तुरंत तुरंत। लीव द क्लास। महेश्वरी साहू, आकांक्षा सोनी, कोमल साहू, लीव कीजिए क्लास को।